नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट राजकुमार तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ऑफ जर्नी पर। आज की क्लास भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आधारित है। आज हम धारा 65 से लेकर धारा 79 तक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। कोशिश यह रहेगी कि आपको केवल धारा का नंबर याद न हो, बल्कि यह भी पता हो कि उस धारा के पीछे कानून की मंशा क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं, सजा क्या है और परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो यदि आप जुडिशरी, सिविल जज, एडीपीओ, एपीओ, पुलिस भर्ती परीक्षा, एलएलबी या किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये धाराएं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए कि भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों का प्रावधान है और धारा 63 से बलात्कार संबंधी प्रावधान शुरू होते हैं। धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा है और धारा 64 में सामान्य बलात्कार की सजा है। इसके बाद धारा 65 कुछ विशेष परिस्थितियों में बलात्कार के लिए कठोर सजा का प्रावधान करती है। अब आप ध्यान से समझिए कि यदि 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार किया जाता है तो धारा 65 की उपधारा 1 लागू होती है। इसमें अपराधी को कम से कम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। यह सजा आजीवन कारावास तक भी हो सकती है और यहाँ आजीवन कारावास का अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल तक कारावास है। इसके अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा और यह जुर्माना जो है वह पीड़िता को चिकित्सीय और अन्य पुनर्वास के लिए दिया जाएगा, जो कि न्यायोचित और युक्त हो। ठीक है, अब इससे भी गंभीर स्थिति को समझिए। यदि पीड़िता की आयु 12 वर्ष से कम है तो धारा 65 की उपधारा 2 लागू होगी। इसमें भी कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास है, जो आजीवन कारावास तक जा सकता है और इसके साथ साथ जुर्माना हो सकता है और परिस्थितियों के अनुसार मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो परीक्षा के लिए इसे ऐसे याद रखिए, 16 वर्ष से कम न्यूनतम 20 वर्ष और 12 वर्ष से कम सजा मृत्यु दंड तक जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं धारा 66 पर। धारा 66 का संबंध उस स्थिति से है जहां धारा 64 या धारा 65 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के दौरान ऐसी चोट पहुंचती है जिसके कारण महिला की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अर्थात लगातार वनस्पति अवस्था में चली जाती है। ऐसी स्थिति में अपराधी को कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास तक दिया जा सकता है, अर्थात उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक, या उसे मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है। अब एक सवाल अपने आप यह बनता है कि अगर बलात्कार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई तो कौन सी धारा है? तो वह धारा है धारा 66। ठीक है, अब धारा 67 पर, और यह थोड़ा अलग प्रकृति की है। धारा 67 का संबंधित पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से मैथुन से, यानी पति और पत्नी यदि अलग रह रहे हैं, किसी न्यायालय की पृथक्करण डिग्री है, उसके अधीन अलग रह रहे हैं, तो पति पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ मैथुन करता है तो वह धारा 67 में आएगा। इस अपराध के लिए 2 वर्ष से कम नहीं और 60 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। यहाँ परीक्षा में एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, धारा 67 को पढ़ते समय 3 शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए: पति, पत्नी और पृथक्करण, और चौथा शब्द है सहमति के बिना मैथुन। अब चलते हैं धारा 68 की ओर। धारा 68 का विषय है प्राधिकार की स्थिति में व्यक्ति द्वारा मैथुन। सरल भाषा में समझिए कि कानून ऐसी स्थिति को गंभीरता से देखता है जहां कोई व्यक्ति अपने पद, अधिकार या नियंत्रण की स्थिति का फायदा उठाकर किसी महिला के साथ मैथुन करता है, जबकि वह मामला बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें उदाहरण के तौर पर जेल, रिमांड होम या अन्य अभिरक्षा स्थान के अधीक्षक या प्रबंधक, महिलाओं या बच्चों की संस्था से संबंधित व्यक्ति, अस्पताल से संबंधित व्यक्ति, ऐसी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति शामिल हो सकता है जहां वह महिलाओं पर गलत रिलेशनशिप करता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके महिला के साथ मैथुन करने पर कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माना हो सकता है। तो धारा 68 को एक लाइन में याद रखिए: अथॉरिटी का एवॉइस करके सेक्सुअली इंटरकोर्स, धारा 68। अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 69 पर। 69 में क्या बताया है?
69 का नाम है छल पूर्वक साधनों का प्रयोग करके मैथुन। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति छल पूर्वक साधनों का उपयोग करता है तो इस स्थिति में जहाँ कोई व्यक्ति छल पूर्वक साधनों का प्रयोग करता है या विवाह करने का ऐसा वादा करता है जिसे पूरा करने का उसका उस समय कोई इरादा ही नहीं था और उस आधार पर महिला से मैथुन करता है, लेकिन वह कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, सिर्फ इतना कि किसी व्यक्ति ने विवाह का वादा किया और बाद में विवाह नहीं किया, इससे अपने आप धारा 69 सिद्ध नहीं हो जाती। कानून में महत्वपूर्ण बात यह है कि वादा करते समय उसे पूरा करने का इरादा था या नहीं। यही तथ्य मामले की परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। धारा 69 में सजा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपनी पहचान छिपाकर विवाह करना जैसे उदाहरण कानून में दिए हैं। इसलिए परीक्षा में यदि प्रश्न आए कि विवाह का झूठा वादा, रोजगार या प्रमोशन का झूठा आश्वासन अथवा आइडेंटिटी के माध्यम से मैथुन किया गया और मामला रेप नहीं है, तो आपका ध्यान सीधी धारा 69 पर आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं धारा 70 की ओर, यानी गैंग रेप। धारा 70 बहुत ही गंभीर अपराध है। यदि किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे समूह द्वारा जो कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ा रहे हों बलात्कार किया जाता है, तो उस समूह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने वाला माना जाएगा, चाहे किसी ने एक ने बलात्कार नहीं किया हो। धारा 70 की उपधारा 1 के अनुसार सजा कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक जा सकता है, साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा और वह जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और उपयुक्त होना चाहिए। अब धारा 70 की उपधारा 2 को बहुत ध्यान से याद रखिए कि यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है तो सजा और कठोर हो सकती है, आजीवन कारावास अर्थात व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल तक और जुर्माना या मृत्यु दंड। तो धारा 70 में एक बहुत अच्छी परीक्षा वाली ट्रिक है गैंग रेप, सामान्य मामले में 20 वर्ष से लाइफ तक और पीड़िता 18 वर्ष से कम है तो लाइफ या डेथ तक, बस डेस्ट ऑल। अब धारा 71 है रैप ऑफेंडर, यानी पुनरावृत्ति करने वाले अपराधी के लिए सजा। यदि किसी व्यक्ति को पहले धारा 64, धारा 65, धारा 66 या धारा 70 के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा चुका है और उसके बाद वह इन धाराओं में से किसी अपराध के लिए फिर दोष सिद्ध होता है तो धारा 71 लागू होगी। इसमें सजा है आजीवन कारावास, जिसका अर्थ है शेष प्राकृतिक जीवन काल तक कारावास या मृत्यु दंड। यह भी एक बहुत ही गंभीर मामला होता है। तो धारा 71 को याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है 64, 65, 66 या 70 में पहले कन्वेक्शन फिर दोबारा कन्वेक्शन, तो धारा 71 लागू होगी। अब हम आते हैं धारा 72 पर। धारा 72 का उद्देश्य है पीड़िता की पहचान की सुरक्षा करना। मान लीजिए किसी महिला के विरुद्ध धारा 64 से धारा 71 में आने वाला कोई अपराध हुआ है। अब कोई व्यक्ति उसका नाम, फोटो, पता या ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित करता है जिससे उसकी पहचान हो जाए तो वह धारा 72 के अंतर्गत अपराध हो जाएगा। इसकी सजा 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। तो दोस्तों, पहचान नहीं बतानी है, लेकिन कानून के कुछ अपवाद भी रखे हैं। उदाहरण के लिए निर्धारित परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश और जांच के उद्देश्य से गुड फेथ में पब्लिकेशन या पीड़िता की लिखित अनुमति जैसी परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। यदि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है या वह बच्ची अथवा मानसिक रूप से सक्षम नहीं है तो कानून में निकट संबंधी द्वारा निर्धारित प्राधिकरण का भी प्रावधान है। इसलिए सोशल मीडिया के समय में धारा 72 बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी अपराध की खबर पोस्ट करते समय केवल नाम न लिखना ही पर्याप्त नहीं है, ऐसी कोई भी जानकारी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिससे पीड़िता की पहचान हो सके। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं धारा 73। धारा 73 का संबंध है कोर्ट प्रोसीडिंग से संबंधित सामग्री को बिना अनुमति प्रकाशित या मुद्रित करने से। यदि धारा 72 में बताए गए अपराध से संबंधित किसी न्यायालय की कार्रवाई के संबंध में कोई बात न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशित या मुद्रित की जाती है तो धारा 73 लागू हो सकती है। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रिंटिंग या पब्लिकेशन को इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं माना गया है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने मुख्यतः सेक्सुअल ऑफेंस और विक्टिम आइडेंटिटी से संबंधित धाराएं पढ़ी। अब धारा